हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे पेपर सेकंड यूनिट 1.2 को डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कुछ और यूनिट सेकंड को डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिट थर्ड को भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, पिक एंड चूज़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 पे हमें बोलता है कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन ये है। इट इज़ अ सब फील्ड ऑफ एंथ्रो। ये क्या एक सब फील्ड है किसकी, एंथ्रो की। कंसर्न्ड विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, तो क्या बोलता है कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक सब फील्ड है किसकी, एंथ्रो की, जो कंसर्न्ड है किससे, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस। किससे कंसर्न्ड है वो, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमंस से कंसर्न्ड है वो। क्या है, एक सब फील्ड है एंथ्रो। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक सब फील्ड है एंथ्रो की, जो कंसर्न्ड विद द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली ह्यूमन से कंसर्न्ड है। इट ड्रॉज फ्रॉम द it draws from and combines it draws from and combines paleoanthropology paleoanthropology biological एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, उसके बाद प्राइमेटोलॉजी एंड जियोलॉजी। कहाँ से ये ड्रॉज और कंबाइन कहाँ से हुई, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी से, उसके बाद बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से, उसके बाद प्राइमेटोलॉजी से और जियोलॉजी में। ये सब इसमें क्या है, कंबाइंस किए गए हैं जिसमें पैलियो एंथ्रोपोलॉजी में। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड जानते हैं। बैकग्राउंड में है द फील्ड बिगन टू डेवलप इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी व्हेन इंपॉर्टेंट फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड। ये फील्ड कब स्टार्ट हुई थी, कब डेवलप हुई थी, द फील्ड बिगन टू डेवलप इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी। जब व्हेन इंपॉर्टेंट फॉसिल्स वर डिस्कवर, जब इंपॉर्टेंट फॉसिल्स क्या किए जा रहे थे, डिस्कवर किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इन 1856 में क्या हुआ था, डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम नियंदर वैली इन जर्मनी। नियंदर वैली इन जर्मनी से क्या हुआ था, कुछ फॉसिल डिस्कवर हुए थे। उसके बाद सब्सिक्वेंटली नेम्ड नियंदरथल्स बाय विलियम किंग। इसी चीज़ को नियंदरथल किसे नाम दिया था, विलियम किंग ने नाम दिया था। द इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क इन दिस डायरेक्शन वर, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क इस डायरेक्शन में क्या थे, थॉमस हॉक्सली एविडेंस टू मैन प्लेस इन द नेचर्स 1863। थॉमस हॉक्सली का एविडेंस एज द मैन प्लेस इन नेचर 1863, इसका क्या था, मैन वर्क था। उसके बाद आता है आपका चार्ल्स डार्विन्स द डिसेंट्स ऑफ मैन 1871। द डिसेंट्स ऑफ मैन 1871, द डिसेंट ऑफ मैन 1871, चार्ल्स डार्विन का द डिसेंट ऑफ मैन 1871। In 20th century, major anthropological findings came from South Tiong and East Africa. Olduvara George 1960s, led by scholars like Leakey, Raymond Dodd, Tang Baby 1924। इन 20th सेंचुरी में क्या हुआ, मेजर एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई कहाँ पे, साउथ टियोंग में और ईस्ट अफ्रीका में, जहाँ से हमें ओल्ड वे, जहाँ से क्या हुआ, जहाँ से हमें 19 किसने की है, लेड बाई स्कॉलर्स लाइक लीकी ने की, राइमोंड ने की, और उसके बाद डॉट टैंग बेबी ने की 1924 में। इन द 21st सेंचुरी में क्या हुआ, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज कंसर्न विद डीएनए एनालिसिस। 21st सेंचुरी में जो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी है वो किससे कंसर्न है, किस पे स्टडी करती है, वो डीएनए एनालिसिस पे स्टडी करती है, टू एस्टेब्लिश ये एवोल्यूशनरी लिंकेज ऑफ मॉडर्न डे मैन, जिसके वो क्या करती है, एस्टेब्लिश कर रही है मॉडर्न लिंकेज किसके साथ, मॉडर्न मैन के साथ। 21st सेंचुरी में जो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी है वो किससे कंसर्न है, डीएनए एनालिसिस के साथ, जो क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है एवोल्यूशनरी लिंकेज ऑफ द मॉडर्न डे मैन। बेसिक टेनेट्स क्या है इसके, बेसिक टेनेट्स हैं इसके, सबसे पहले इट रिवॉल्व्स अराउंड स्टडी ऑफ बरीड 100 रिमेन्स आर इम्प्रेशंस कॉल्ड फॉसिल्स ऑफ ह्यूमंस, प्री ह्यूमंस एंड रिलेटेड प्रीमेट्स। क्या है, इट ये रिवॉल्व करती है, ये जो स्टडी है रिवॉल्व कहाँ पे अराउंड करती है, किसके रिवॉल्व अराउंड करती है, ब्रीड 100 रिमेन, जो 100 रिमेन ब्रीड हैं। उसके बाद और इम्प्रेशंस जो ब्रीड हैं कॉल्ड, जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं, ऑफ ह्यूमन, फॉसिल्स ऑफ ह्यूमंस कहते हैं। उसके बाद प्री ह्यूमंस एंड रिलेटेड प्रीमेट्स के साथ एक कंसर्न है। यहाँ पे ये इसकी जो स्टडी है इसकी रिवॉल्व अराउंड घूमती। नंबर सेकंड बोलता है कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं आल्सो स्टडी जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्या किया है, उन्हें जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को भी स्टडी किया है, लाइक जैसे क्लाइमेट सक्सेशन
environmental conditions और plant populations etc. to get more clear picture. To get more clear picture के लिए उनने क्या किया है, उनने आल्सो किस में स्टडी की है, जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन में भी इन्हें स्टडी की है पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, लाइक क्लाइमेट सेक्शन पे इन्हें किया है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस और प्लांट पॉपुलेशंस एट्सेट्रा, इन पे सब पे इन्हें क्या किया है, स्टडी की है. इसको क्या लेते हैं हम, जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन. किसके लिए, टू गेट अ मोर क्लियर पिक्चर. दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन एवोल्यूशंस एंड दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन किसमें इंटरेस्टेड और किसमें इंटरेस्टेड है, इन एवोल्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स. किसमें और इंटरेस्टेड थे, इंटरेस्ट इन एवोल्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ आवर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स प्रेजेंट डे मंकीज एंड एप्स, जिसको हम प्रेजेंट डे मंकीज और एप्स कहते हैं. नंबर 4 में बोलता है कि पुटिंग इट ऑल इन कंटेक्स्ट, जब इनको हम एक कंटेक्स्ट में डालते हैं, दे पुट टुगेदर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशनरी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये क्या करते हैं, दे पुट टुगेदर इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको हम ये टुगेदर पुट करते हैं, मैंने एक जगह रखते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद कलेक्टेड फ्रॉम जो डिफरेंट सोर्सेज कलेक्ट की हुई है उनमें, और उसके बाद एवोल्यूशन एक्सप्लेन करते हैं, किसको, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो 4 चीज़ें हमने इसकी टेनेट्स में पढ़ी. सबसे पहले हमने बोला कि जो इसकी जो स्टडी है वो रिवॉल्व क्या करती है अराउंड बरीड हंड्रेड्स रिमेन्स आर इंप्रेशन, जिसको हम फॉसिल्स कहते हैं, ऑफ ह्यूमंस प्री ह्यूमंस एंड रिलेटेड पिरामिड्स. नंबर 2 में हमने बोला कि पैलियो एंथ्रोपोलॉजी जो थे वो इनने आल्सो स्टडी की थी किस पे, जियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लाइक क्या थी वो, क्लाइमेट सक्सेशन, इन्वायरमेंटल कंडीशंस और प्लांट पॉपुलेशन एट्सेट्रा, टू गेट द मोर क्लियर पिक्चर. ठीक. नंबर 3 में दे आर आल्सो, जो वो किस में इंटरेस्टेड थे, एवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर, किसका, और क्लोज रिलेटिव्स का, जिसको हम प्रेजेंट डे मंकीज एंड एप्स कहते हैं. नंबर 4 में इसने बोला था कि जब इनने क्या किया, ये पूरी रिपोर्ट्स को पुट इन ऑल इन एक कंटेक्स्ट में डाला था, पुट टुगेदर किया था इन्फॉर्मेशन को, जो इन्हें डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट की थी, उससे इन्हें एक्सप्लेन किया था कि लाइक टू एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. अब इसकी रेलिवेंस देखते हैं कि रेलिवेंस क्या है इसकी. तो रेलिवेंस क्या है इसकी, तो रेलिवेंस है इसकी आपकी, हेल्प्स इन ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डे मैन. किस में हेल्प करता है ये, ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन, और उसके बाद मॉडर्न मैन टाइम व्हेन मैन ड्वेल बाइपेडियल वॉकिंग, लैंगूर और ब्रेन, फ्लेक्सिबल हैंड्स एट्सेट्रा. ठीक है. नंबर 2 क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी विद आर्कियोलॉजी पीरियड्स. मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी क्या हुई थी, आर्कियोलॉजिकल पीरियड से, अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ह्यूमंस बायोकल्चरल एवोल्यूशन. नंबर 3 में मेडिकल साइंस में क्या हुआ था, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ह्यूमंस विद प्रीमेट्स हैव आल्सो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनी वैक्सीन्स यूजिंग लेटर एज अ होस्ट. मेडिकल साइंस में क्या हुआ था कि जो कंपेरेटिव स्टडीज हुई थी ऑफ ह्यूमंस की, किसके साथ, प्रीमेट्स के साथ, हैव आल्सो लेड टू डेवलपमेंट, इससे क्या होता है, लेड टू डेवलपमेंट ऑफ मैनी वैक्सीन्स यूजिंग लेटर एज अ होस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोविशील्ड इज मेड फ्रॉम द वीकेंड वर्जन ऑफ एडिनो वायरसेस फ्रॉम चैंपियंजीज. जो कोविशील्ड हमने वैक्सीन बनाई वो किससे बनाई है, वीकेंड वर्जन ऑफ एडिनो वायरसेस फ्रॉम चैंपियंजीज से बनाई है. उसके बाद आता है आपका डेवलपमेंट इन इंडिया. इंडिया में इसकी क्या डेवलपमेंट है, द फर्स्ट एविडेंस वाज फाउंडेड बाय लेविस इन 1934. डेवलपमेंट इन इंडिया. डेवलपमेंट इन इंडिया की अगर बात करेंगे तो द फर्स्ट जो एविडेंस है वो किसको मिला है, फाउंड बाय द लेविस को मिला है कब, 1934 में, ऑफ रामाफेटिकस. किसका, रामाफेटिकस का डेंटल एंड जा रिमेन्स फ्रॉम शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया से मिला है. जो फर्स्ट एविडेंस मिला है, किसको मिला है, वो फर्स्ट एविडेंस जो मिला है वो किसको मिला है, किसने फाउंड किया है, लेविस ने किया है कब, 1934 में. किसका, रामाफेटिकस का डेंटल एंड जा रिमेन्स फ्रॉम शिवालिक हिल्स इन इंडिया. सब्सिक्वेंटली अगर हम बात करेंगे, इन 1982 में डिस्कवरी ऑफ नर्मदा मैन भी हुई थी. किसने की थी, अरुण सुनकिया ने. गेव अ ह्यूज बूस्ट टू पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया. उसके बाद अगर हम कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन हम इसकी ऐसे लिखेंगे कि कंक्लूजन में लिखेंगे इसको, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट. क्या है, पैलियो एंथ्रोपोलॉजी एक डायनेमिक सब्जेक्ट है. विद न्यू फॉसिल्स, एविडेंस एंड जेनेटिक एनालिसिस, द पिक्चर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर क्लीन. तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, तो पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट. पैलियो एंथ्रोपोलॉजी इज अ डायनेमिक सब्जेक्ट विद न्यू फॉसिल एविडेंस एंड जेनेटिक एनालिसिस. विद न्यू फॉसिल evidence and genetic analysis, the picture of human evolution is becoming more and more clear. Paleoanthropology is a dynamic subject with new fossil evidence and genetic analysis. The picture of human evolution is becoming more and more clear. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम द शिवालिक हिल्स. शिवालिक हिल्स से आप पैलियोएंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस जो हमें मिले हैं वो हमने डिस्कवर करने हैं, वो हमने बताने हैं कौन से मिले थे. तो हम इसमें इंट्रोडक्शन में हम इसको लिखेंगे, शिवालिक हिल्स ऑफ द हिमालय. शिवालिक हिल्स कहाँ है, ऑफ द हिमालयाज़ की है.
नेम यील्डेड फॉसिल एविडेंस, नेम क्या यील्ड करता है, फॉसिल एविडेंस ऑफ द टू प्रोमिनेंट होमिनाइड्स डेटिंग, किसका करता है, टू होमिनाइड्स डेटिंग का क्या करता है ये, टू होमिनाइड्स डेटिंग का क्या करता है ये। शिवालिक हिल्स ऑफ द हिमालयस नेम यील्डेड फॉसिल एविडेंस, क्या है नेम यील्डेड फॉसिल एविडेंस ऑफ द टू प्रोमिनेंट होमिनाइड डेटिंग, क्या है टू प्रोमिनेंट होमिनाइड डेटिंग है, कौन कौन सी है, 12 to 14 मिलियन ईयर्स एगो मियोसिन एपोक की, जिसका रामोफेल्टिकस मिला है और सेवाफेल्टिकस हमें यहाँ से मिला है। ठीक है, क्या क्या मिला है, रामोफेल्टिकस और सेवाफेल्टिकस यहाँ से मिला है, 12 to 14 मिलियन एगो का मियोसिन एपोक का है ये। और शिवालिक हिल्स कहाँ पे, हिमालयाज में है। नेम यील्डेड फॉसिल, नेम किसका यील्ड करता है, फॉसिल एविडेंस ऑफ द टू प्रोमिनेंट ह्यूमनाइड्स डेटिंग 12 to 14 मिलियन ईयर्स एगो मियोसिन एपोक, और जो कौन कौन से, रामोफेल्टिकस और सेवाफेल्टिकस है। अब डिस्कवरी और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसकी। एडवर्ड लेविस ने क्या किया था, इन 1934 में डिस्कवर किया था इसने डेंटल एंड जा रिमेन्स कहाँ से, नियर रिवर तिन्नू इन शिवालिक हिल्स, रिवर तिन्नू जो है शिवालिक हिल्स वहाँ से इसने एडवर्ड लेविस ने 1934 डिस्कवर किया था डेंटल और जा रिमेन्स किसका, रामाफेल्टिकस का। ही नेम्ड इट एज रिमेन्स ऑफ रामाफेल्टिकस, इसने क्या दिया था, इसका नाम दिया था इसको रामाफेल्टिकस नाम दिया था इसे। लेकली आल्सो फॉर्म्ड सिमिलर रिमेन्स इन कीनिया एंड इट कॉल्ड एज किया फेथेटिकस। अच्छा, लाइकली जो है ऐसे रिमेन्स हमें कहाँ से, कीनिया से भी मिले थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था, किया फेथेटिकस नाम, कीनिया फेथेटिकस नाम दिया है। अच्छा, सेवाफेटिकस फॉसिल जो उसके बाद सेवाफेटिकस फॉसिल से रिमेन्स वर आल्सो फाउंड फ्रॉम द शिवालिक हिल्स इन सब्सिक्वेंट ईयर। इन्हीं ईयर्स में क्या हुआ था कि सेवाफेटिकस के जो फॉसिल्स हैं वो भी हमें यहाँ से शिवालिक हिल से मिले थे। अदर प्लेसेस वर फॉसिल्स ऑफ सेवाफेटिकस हैव बीन लोकेटेड आर, अदर प्लेसेस जो है वो किसकी, वेयर फॉसिल्स ऑफ सेवाफेटिकस लोकेटेड, अदर प्लेसेस जो है जहाँ पे सेवाफेटिकस के फॉसिल्स लोकेट थे वो कौन कौन सी जगह है, वो है पोटवार हिल्स पाकिस्तान में, लुफांग वैली चाइना में, और हंगरी एंड सम पार्ट्स ऑफ द अफ्रीका में प्रेजेंट है। उसके बाद इनका हैबिटेट कैसा था, हैबिटेट इनका था, हैबिटेट इंक्लूड बोथ डेंस रेन फॉरेस्ट, क्या था इनका, बोथ क्या था, डेंस रेन फॉरेस्ट था एंड ओपन एरियाज, क्या था हैबिटेट इंक्लूड, इसमें क्या था, बहुत डेंस रेन फॉरेस्ट में भी रहते थे और ओपन एरियाज में भी रहते थे, सच एज सवाना में भी रहते थे, एज मियोसिन सा इंक्रीज टेम्परेचर एंड एरिडिटी, वहाँ पे क्या था, इंक्रीज टेम्परेचर और एरिडिटी बहुत ज़्यादा थी। अब इनके फिजिकल फीचर्स क्या थे, सबसे पहले हम सेवाफेटिकस की बात करते हैं। सेवाफेटिकस में सेवाफेटिकस के फिजिकल फीचर क्या, सबसे पहले अगर क्रैनियल फीचर्स की बात करेंगे तो क्रैनियल फीचर्स क्या था कि उनका स्मॉल फेस विद रिड्यूस नोट, स्मॉल फेस और रिड्यूस नोट था इनका, लार्ज एंड थिंक इनेमल्ड मोलर से, लार्ज एंड थिंक इनेमल्ड मोलर से इसके, और एडाप्टेड फॉर अ डाइट ऑफ हार्ड एंड ग्रिटी फ्रूट्स एंड सीड्स, किसके लिए अडॉप्ट किए गए थे, डाइट फॉर अ डाइट ऑफ हार्ड एंड ग्रिटी फ्रूट्स एंड सीड्स के लिए इसको अडॉप्ट किया गया था, किसको, लार्ज एंड थिंक इनेमल्ड मोलर्स को। नंबर थर्ड में इनका क्रैनियल फीचर्स में क्या आता है, नंबर थर्ड में वो ये आता है कि लार्ज इंसिसर्स थे बट कंपेरेटिवली स्मॉलर कैनिन्स है, क्या थे, इंसिसर क्या थे, लार्ज थे बट जो इनका बट कंपेरेटिवली स्मॉलर कैनिन्स क्या थे, स्मॉलर थे, किसके कंपैरिजन में, इंसिसर से कंपैरिजन में। उसके बाद नंबर 4 में यू शेप डेंटल आर्केड स्लाइटली पैराबोलिक, यू शेप जो डेंटल आर्केड था वो स्लाइटली क्या था, पैराबोलिक था इन इंडियन फॉसिल में। नंबर 5 में बोलता है कि वर्टिकल प्लेसमेंट एंड इंसिसर एंड कैनियंस आर अपोज टू एप्स, क्या है वर्टिकल प्लेसमेंट और ऑफ इंसिसर, वर्टिकल प्लेसमेंट जो है इंसिसर और कैनियंस की वो क्या है, अपोज क्या करती है इसको, एप्स को, विच हैव टीथ इन स्लाइड, उसके पास क्या है, टीथ है, स्लाइड है, प्रोक्यूरमेंट पोजिशन। नंबर 6 में बोलता है कि लिटल आर नो डाइस्टमा फोन, लिटल या तो थोड़ा सा या तो डाइस्टमा इनमें पाया ही नहीं गया। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट क्रैनियल फीचर्स की। पोस्ट क्रैनियल फीचर्स में क्या आता है इनका, बी पार्ट में पोस्ट क्रैनियल फीचर्स की बात है। अब पहले हमने क्रैनियल फीचर्स की बात की, अब हम पोस्ट क्रैनियल फीचर्स की बात करेंगे, उसके क्रैनियल फीचर्स की बात। द हैंड एनाटॉमी सजेस्ट, जो इनका हैंड है वो इसकी जो एनाटॉमी है वो क्या सजेस्ट करती है, क्लिमिंग एंड सस्पेंसरी बिहेवियर, क्या था इनका, क्लिमिंग और सस्पेंसरी बिहेवियर था। इट वाज मोस्टली आर्बोरियल, क्या थे, मोस्टली आर्बोरियल थी, लाइक इट्स प्रेडिसेसर ड्रायोफेथेटिकस बट आल्सो मूव्ड ऑन ग्राउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ग्रासलैंड इन्वायरमेंट, क्या था, इट वाज मोस्टली क्या था, मोस्टली क्या थे, आर्बोरियल थे, लाइक इट्स जो इनके प्रेडिसेसर थे उनकी तरह ही क्या थे, आर्बोरियल थे, लेकिन ये क्या थे, ड्रियोफेथेटिकस क्या थे, प्रेडिसर ड्रियोफेथेटिकस बट आल्सो मूव्ड ऑन ग्राउंड, लेकिन ये ग्राउंड पे भी मूव करते थे, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड इन्वायरमेंट। नंबर 2 जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म था इनका,
वाज प्रेजेंट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो इनके पास प्रेजेंट था। नंबर 4 में हिज साइज वाज नियरली द सेम एज ऑर्नोगोटॉन, जो इनकी साइज थी वो क्या थी, सेम एज ऑर्नोगोटॉन की थी। अब नंबर 2 में हम बात करेंगे रामाफेटिकस के। रामाफेटिकस में हम बोलेंगे एडवर्ड लिविस कंपेयर ट्रेड्स ऑफ रामाफेटिकस टू ह्यूमंस। एडवर्ड लिविस ने क्या किया था कि जो ट्रेड्स हैं रामाफेटिकस के उनको किसके साथ कंपेयर किया था, ह्यूमंस के साथ कंपेयर किया था, और एंड सुपरफिशियली एसोसिएटेड इट विद अर्ली ह्यूमंस, और उसके बाद सुपरफिशियली इसने एसोसिएट किसने किया था, इन अर्ली ह्यूमंस के साथ एसोसिएट किया था। हाउएवर लेटर एविडेंस जो है वो सजेस्ट ये करते हैं कि रामाफेटिकस वाज मोर क्लोजली रिलेटेड टू सेवाफेटिकस। लेटर के जो एविडेंस हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि रामाफेटिकस के जो ट्रेड्स वो क्लोजली, सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड किसके थे, सेवाफेटिकस के साथ क्लोजली रिलेटेड थे। मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट इट इज़ अ फीमेल ऑफ सेवाफेटिकस। मैनी स्कॉलर्स क्या बिलीव करते हैं कि एक फीमेल थी किसकी, सेवाफेटिकस की। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, फीचर में सबसे पहले ये बात आती है कि ऑलमोस्ट ऑल फीचर्स आर सिमिलर टू सेवाफेटिकस एक्सेप्ट फ्यू। सभी जो फीचर्स थे वो सेवाफेटिकस के जैसे थे किसके, रामाफेटिकस के, लेकिन कुछ चेंज थी। जैसे इफ़ आस्क्ड सेपरेटली राइट ऑल फीचर्स ऑफ द सेवाफेटिकस प्लस दीज एक्स पॉइंट्स। सेवाफेटिकस सभी फीचर जो सेवाफेटिकस है वो भी रामाफेटिकस में हमें मिले हैं, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा इसमें भी मिले हैं। एक्स्ट्रा क्या थे वो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले थे द क्रेनियंस ऑफ रामाफेटिकस आर स्मॉलर इन साइज। कैनियंस जो थे रामाफेटिकस वो क्या थी, स्मॉलर इन साइज में थी। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट जो था, इट्स साइज इन जर्नल इज आल्सो कंसिडर टू बी स्मॉलर एज कम्पेयर टू सेवाफेटिकस। इनकी जो अगर जर्नल में हम बात करेंगे इनकी साइज़ की, तो वो क्या थी, स्मॉलर थी एज कम्पेयर टू सेवाफेटिकस की साइज़ क्या थी, लार्ज थी। अगर हम इनका फाइलोजेनेटिक स्टेटस की बात करेंगे तो फाइलोजेनेटिक स्टेटस में हम बात करें, बोथ सेवाफेटिकस एंड रामाफेटिकस वेनिस्ड बाय द एंड ऑफ द मियोसिन। फाइलोजेनेटिक स्टेटस में अगर हम बात करेंगे तो बहुत जो रामाफेटिकस है और सेवाफेटिकस हैं वो क्या हैं, वो एट द एंड ऑफ द मायोसिन वो के दोनों क्या हो गए थे, वेनिश, खत्म हो गए थे। सेवाफेटिकस इज सक्सेसर ऑफ प्रोकॉन्सूल एंड ड्रायोफेटिकस। सेवाफेटिकस किसके सक्सेसर हैं, प्रोकॉन्सूल ऑफ सक्सेसर ऑफ प्रोकॉन्सूल और डायोफेटिकस के। और उसके बाद इट इज़ कंसिडर टू बी द एंसेस्टर ऑफ टू ऑर्गेनान। और ये क्या कंसिडर किया जाता है कि ये जो सेवाफेटिकस के किसके एंसेस्टर हैं, ऑर्गेनान्स के एंसेस्टर्स हैं। अर्लियर रामाफेटिकस वाज कंसिडर टू बी द फर्स्ट स्टेप टू एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस। अर्लियर जो रामाफेटिकस है उसको क्या कंसिडर किया जाता है कि ये जो है ये फर्स्ट स्टेप है किसके, एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस का, ऑफ ह्यूमंस का, फ्रॉम द कॉमन ह्यूमनाइड स्टॉक से। दिस वाज नेमली बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड कैनियन। क्यों इसको ये दिया गया था, क्योंकि इनमें जो कैनियन सब क्या हो रहा था, रिड्यूस हो गया था, विच सजेस्टेड दैट अर्ली रामाफेटिकस माइट हैव लेड टू humans which would replace canine functions of by tools। ठीक है, suggest that Ramaphosaurus might have led to early humans which would replace canine functions by tools। However, later research of David Pilbeam discards डेविड पिल्बीम, लेटर स्टडी जो रिसर्च हुई थी किसी डेविड पिल्बीम की, उसने क्या डिस्कार्ड किया था कि क्या था, दिस हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस ने दी थी एडवर्ड लेविस ने, उसको क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया गया था। नो रामाफेटिकस इज रिगार्डेड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिन रेडिएशन। नो जो रामाफेटिकस है उसको इसको किस में लाते हैं, उसको एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिन रेडिएशन कॉम्प्लेक्स ऑफ ड्रियोफेटिकस में आते हैं। इट इज़ कंसिडर टू बी मोर क्लोज रिलेटेड टू द सेवाफेटिकस एंड एंसेस्ट्रल टू ऑर्गेनान्स। ठीक है, वो अभी किसमें सबसे ज़्यादा किसमें आपको क्लोज रिलेटेड कंसिडर किया जाता है, तो सेवाफेटिकस में, और एंसेस्ट्रल टू ऑर्गेनान्स में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब हम ये है यहाँ पे एवोल्यूशनरी ट्रेंड, एवोल्यूशनरी ट्री एज एग्रीड टू 1990s, ये हम बना सकते हैं यहाँ से, है ना, ये लाइन। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आ गया डायोफेटिकस 20 से 15 मिलियन ईयर्स को। उसके बाद आ गया यहाँ से रामाफेटिकस 12 से 14 मिलियन ईयर को। उसके बाद ऑस्ट्रेलोफेटिकस, होमो इरेक्टस, उसके बाद आता है होमो सेपियंस लास्ट ऊपर। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आते हैं डायोफेटिकस निकलते हैं सेवाफेटिकस, यहाँ से 3 निकलते हैं चिंपैंजी, गोरिल्ला और नगाटॉन। ठीक है, तो ये है एवोल्यूशनरी ट्री किसका, एज एग्रीड बाय अप टू 1900 तक। ये हम पेपर में हमने बनाना है। उसके बाद अगर हम इस साइड से बात करेंगे तो इस साइड से क्या है, इस साइड एवोल्यूशनरी ट्री जो है एज एग्रीड टुडे, जो आज एग्री किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, ये तो 1900 तक था, 1990s तक था, ये अब टुडे आज के पीरियड तक इसको फॉलो किया जाता है। वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ड्रायोफेटिकस है, ड्रायोफेटिकस से ऊपर के एक क्या निकला यहाँ से, सेवाफेटिकस और रामाफेटिकस निकले, और एक क्या निकला यहाँ से, गिग्नोटोफेटिकस।
गिगंटोफैटिकस, गिगंटोफैटिकस। यहीं से एक और क्या निकला, वो निकला ऑर्नांगुटान भी यहीं से निकला हुआ है, किससे, ड्रायोफैटिकस से। और यहाँ से अलग ये क्या है, ये अलग हैं गोरिल्ला, जो ये भी अलग है, ये चैंपियंजीज भी अलग हैं। और एस्टेलोफैटिकस यहाँ पे है। उसके बाद इसका होमो इरेक्टस यहाँ से निकला, होमो इरेक्टस से क्या निकला, होमो सैपियंस से, सॉरी उसके बाद आया होमो इरेक्टस के बाद नेंडरथल आया, उसके बाद लास्ट में होमो सैपियंस आए। अब कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, 10 शिवालिक हिल्स फॉसिल्स आर कंसिडर्ड crucial in establishing evolutionary linkage. Thus, Shivalik hills are considered crucial in establishing evolutionary linkage. क्या लिखेंगे, 10 शिवालिक हिल जो है वो शिवालिक हिल फॉसिल जो है वो क्या है, आर कंसिडर्ड crucial in establishing evolutionary linkage. However, more fossil evidences are required from later Miocene to establish a clear picture of the origin of early humans. ठीक है, तो ये हम इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 10 शिवालिक हिल फॉसिल्स आर कंसिडर्ड क्रूशियल इन एस्टेब्लिशिंग एवोल्यूशनरी लिंकेज। हाउएवर मोर फॉसिल एविडेंस आर रिक्वायर्ड फ्रॉम लेटर मियोसीन टू एस्टेब्लिश अ क्लियर पिक्चर ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हम कल हम बना सकते हैं सेवाफेटिकस और रामफेटिकस का दोनों का। ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। उसके बाद डेंटेशन हम बना सकते हैं ऐसे तरीके से, फोर का स्मॉलर, ये आ गया आपका डेंटेशन यहाँ पे बीच में। ठीक है, ड्रा 4 इंसेसर विद गैप ऑफ द बिटवीन इंसेसर एंड कैनाइंस, ये बनाना ज़रूरी है पेपर में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा मैन की। ठीक है, अभी हमने ऊपर पर देखा था कि नर्मदा मैन किस में आता है। ठीक है, ये तो हमें अलग से मिला है नर्मदा मैन। चलो देखते हैं नर्मदा मैन। क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा मैन। नर्मदा मैन क्या है, इंट्रोडक्शन हम इसको लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम नर्मदा मैन को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम नर्मदा मैन को इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ब्रोकन स्कल स्पेसिमेन विद अपर जा। ब्रोकन क्या था नर्मदा मैन, ब्रोकन स्कल स्पेसिमेन विद अपर जा वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर अरुण सोलंकी इन 1982। किसने नर्मदा मैन को डिस्कवर किया था, डॉक्टर अरुण सोलंकी ने। कब, 1982 में, फ्रॉम हथनोरा मध्य प्रदेश से, हथनोरा मध्य प्रदेश नर्मदा वैली से इसको डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था इसने, ब्रोकन स्कल स्पेसिमेन विद अपर जा एज डिस्कवर्ड बाय ब्रोकन स्कल स्पेसिमेन विद अपर जा, ब्रोकन स्कल स्पेसिमेन विद अपर जा वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर अरुण सोलंकी 1982 फ्रॉम हथनोरा विलेज ऑफ मध्य प्रदेश नर्मदा वैली में। इट इज़ कॉल्ड एज नर्मदा मैन, इसी को नर्मदा मैन कहा जाता है। एंड इज कंसिडर्ड टू बी द इंडियन सबस्पीशीज ऑफ द होमो इरेक्टस। इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कंसिडर किया जाता है, इसको टू बी द इंडियन सबस्पीशीज ऑफ द होमो इरेक्टस। टाइम स्पेन में क्या आता है, टाइम स्पेन में आता है इट हैज़ बीन डेटेड टू बी 4,000 ईयर्स, सॉरी 4 लाख ईयर्स ओल्ड। क्या टाइम स्पेन इसका, 4 लाख ईयर्स ओल्ड, मच लेटर देन द होमो इरेक्टस, से बाद की बात है, ऑफ अफ्रीका एंड यूरोप। दस इट बिलोंग्स टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। और इससे क्या निकाला जाता है कि ये जो बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। फर्दर जो डिस्कवरी इसकी हुई है वो कहाँ से हुई है, a right colonial bone was also discovered from the same region। राइट colonial bone जो है वो कहाँ से डिस्कवर, इसी रीजन से डिस्कवर हुई है। किसने की है, बाई AR सख्यान 1987। AR सख्यान 1987 में यहीं से एक बोन डिस्कवर की थी, राइट colonial bone यहाँ से डिस्कवर की थी। इट इज़ आल्सो डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ द नर्मदा, ये भी इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये भी क्या है, नर्मदा मैन का ही पार्ट है। अब हम इसके फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिकल फीचर में क्रेनियल कैपेसिटी की बात करेंगे, क्रेनियल कैपेसिटी क्या है, इसकी लाइज बिटवीन 1150 to 1400 सीसी, 1150 to 1400 सीसी विद द रेंज ऑफ होमो सेपियंस। जो जैसे होमो सेपियंस की रेंज है वैसे नर्मदा मैन्स की भी रेंज थी। तो होमो इरेक्टस में कितनी है, होमो इरेक्टस में कितनी थी, इसकी थी 800 to 1000 सीसी की। इसमें कितनी है, 1150 से 1400 सीसी तक। अब क्रेनियल फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोमिनेंट ब्रो था इसका, प्रोमिनेंट ब्रो रिजिज थी एंड एब्सेंस ऑफ सेक्शल क्रेस्ट। प्रोमिनेंट ब्रो रिजिज थी और एब्सेंस किसका, सेक्शल क्रेस्ट का। उसके बाद नंबर सेकंड है ज़ाइगोमैटिक आर्क इन दिस इज थिन लाइक, ज़ाइगोमैटिक आर्क इज थिन लाइक, ज़ाइगोमैटिक आर्क कैसी थी, इज थिन लाइक थी इन होमो सेपियंस। नंबर थर्ड इज मोर एंटीरियर प्लेसमेंट ऑफ फोरमैन
मंगून इंडिकेटिंग इरेक्ट पोस्चर, क्या था इसका, इरेक्ट पोस्चर था। नंबर 4 थी जा इज लार्जर, जा क्या था, लार्जर एंड मैस्यू एज कम्पेयर टू द होमो सेपियंस, जा क्या था, लार्जर था और कम्पेयर टू द एज होमो सेपियंस। नंबर 5 की बात हम बात करेंगे तो नंबर 5 में क्या, टीथ आर ऑर्डिनरी साइज, टीथ क्या थे, ऑर्डिनरी साइज के थे, एंड कैनियंस आर नॉन प्रोजेक्टिंग, टीथ क्या थे, ऑर्डिनरी साइज के और कैनियंस क्या थे, नॉन प्रोजेक्टिंग थे। ठीक है, इसको हमने नहीं लिखना है, अगर 2 पेजेस ही रिक्वायर्ड होंगे। अब पोस्ट क्रेनियल फ्रैक्चर्स फीचर्स क्या थे, पोस्ट क्रेनियल फीचर्स में सबसे पहले आता है द क्लिनिकल इज शेप, क्लिनिकल किस शेप का था, द क्लिनिकल इज सॉरी द क्लिनिकल CLAUICLE क्लिनिकल इज सपोज टू बिलोंग टू 25 to 30 ईयर्स ओल्ड फीमेल, क्रोनिकल जो सपोज बिलोंग किसका करता है, 20 to 35 ईयर्स ओल्ड फीमेल का। द साइज ऑफ द मॉडर्न एडल्ट पिग्मी ऑफ स्टॉकी बिल्ड, द बिल्ड इज आर्किक रोबस्ट एंड स्टॉकी। ठीक है, तो ये हमने बनाना है, इसका स्कल बनाना है ऐसे। ठीक है, ये हमने स्कल बनाया, इसको हमने लिखा 1150 to 1400 cc का इसका क्या है, इंजन है, दिमाग है इसका, क्रैनियल फीचर है। उसके बाद थिंक क्रोनियल क्रैनियल बोन्स हैं, ये हमने बोला कि लार्ज ब्रो रिजेस हैं इसकी। ठीक है, तो ये सब इसमें आ गया। उसके बाद आता है आपका ऐसे कल्चरल फीचर, कल्चरल फीचर्स में हम लिखेंगे सबसे पहले नर्मदा मैन जो है वो बिलोंग करता है किसका, एचलोनियन कल्चर्स को ऑफ लोअर पैलियोलिथिक को। नर्मदा मैन किसको बिलोंग करता है, एचलोनियन, नर्मदा मैन बिलोंग टू द एचलोनियन कल्चर ऑफ लोअर पैलियोलिथिक। वेरियस स्टोन टूल्स लाइक हैंड एक्सिस एंड क्लेवर्स वर आल्सो फाउंड, क्या क्या मिला हमें, वेरियस टूल्स जिसमें वेरियस स्टोन्स लाइक हैंड एक्सिस एंड क्लेवर्स आर आल्सो फाउंड। नंबर 2 में नर्मदा मैन वाज अ हंटर गैदरर, नर्मदा मैन क्या था, एक हंटर गैदरर था। एविडेंट थ्रू द फाइंडिंग्स ऑफ बोन्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स अलॉन्ग साइड, क्या मिली है, बोन्स ऑफ सेवरल एलिमेंट्स हमें यहाँ से मिली है। नंबर थर्ड इज ही लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, ये कैसे कहाँ पे रहते थे, स्मॉल ग्रुप्स में रहते थे, एट कैंप साइट्स एंड यूज्ड फायर, कहाँ पे रहते थे ये, स्मॉल कैंप्स में रहते थे। ही लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स एंड कैंप साइट, स्मॉल ग्रुप्स और कैंप साइट में रहते थे, एंड यूज्ड फायर, क्या यूज करते हैं, फायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है आपका, ये क्या है, क्लेवर है, इसको हमने बनाना है ऐसे ही क्लेवर को। और उसके बाद ये क्या है आपका, हैंड एक्सिस है। ठीक है, ये क्या है, हैंड एक्सिस, हैंड एक्सिस कैसे होता है, हैंड एक्सिस, ये आपका हैंड एक्सिस है। ठीक है, नीचे से थोड़ा ब्रॉड करना है इसको, हैंड एक्सिस को, और ये आगा आपका क्लेवर। फाइलोजेनेटिक स्टेटस की अगर हम बात करेंगे तो फाइलोजेनेटिक स्टेटस नर्मदा मैन का क्या था, डॉक्टर सुनकिया असाइन टू इट एज होमो इरेक्टस, डॉक्टर सुनकिया ने क्या असाइन किया इसको एज अ होमो इरेक्टस नर्मदानिसिस ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद द एचलुलियन कल्चर। डॉक्टर सुलंकिया ने क्या असाइन किया था इसको होमो इरेक्टस, क्यों, होमो इरेक्टस नर्मदासिस, क्यों, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन किसके साथ, एचलुलियन कल्चर ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक। नंबर 2 में डॉक्टर मैरी एंटोनिटी, डॉक्टर मैरी एंटोनिटी डी लैमली ने क्या लेबल किया है कि इट इज़ इवॉल्व एज होमो इरेक्टस ड्यू टू इट्स हाई क्रेनियल कैपेसिटी, ये क्या इवॉल्व है, होमो इरेक्टस ड्यू टू, क्योंकि इसकी हाई क्रेनियल कैपेसिटी है। अदर स्कॉलर्स लाइक डॉक्टर सक्शन एंड कैंडी ने क्या कहा है, इट इज़ कॉल्ड एज अ आर्चिक एज शेप्ड, हाउएवर दिस मैन इज मोस्टली रिजेक्टेड। डॉक्टर सक्षम ने 2017 में क्या कहा है कि आल्सो रिमार्क दैट नर्मदा मैन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स। डॉक्टर सक्षम ने 2017 में क्या कहा था कि हैज़ आल्सो रेंडर्ड रिमार्क दैट द नर्मदा मैन जो है वो इंडिकेट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ हेलोसीन शॉर्ट बॉडीड postulates of the Indian mainland including pygmies into Narmada Valley. It is also supported by the recent genetic studies and is useful in explaining the human origin in South Africa. कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम लिखेंगे इसको नर्मदा मैन इज द ओनली रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नर्मदा मैन क्या है, एक ओनली रिकॉर्डेड एविडेंस है, क्या है, नर्मदा मैन इज द ओनली रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, ओनली रिकॉर्डेड एविडेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ओनली ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द फाइंडिंग्स concur with out of Africa model
out of Africa model. However, the several uh, views on its phylogeny have been put forward. ये हम कंक्लूजन में इसको लिख सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, वो यूनिट 1.3। यूनिट 1.3 में सबसे पहले हम इथनो आर्कियोलॉजी को जानेंगे। इथनो आर्कियोलॉजी क्या होता है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इथनो आर्कियोलॉजी क्या होता है? इथनो आर्कियोलॉजी होता है, इथनो आर्कियोलॉजी इथनो आर्कियोलॉजी डेवलप्ड एज अ सब फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इथनो आर्कियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है एज अ सब फील्ड ऑफ किसकी? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की इन 1950s में। 1950s में क्या हुआ था कि जो इथनो आर्कियोलॉजी वो डेवलप हुई थी एज अ सब फील्ड ऑफ किसकी? आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। इट इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इथनोग्राफी। ये किससे कंसर्न है? स्टडी ऑफ इथनोग्राफी से कंसर्न है ऑफ कंटेम्प्रेरी सिंपल सोसाइटी, जिससे कंटेम्प्रेरी सिंपल सोसाइटीज़ फॉर द पर्पज, किसका पर्पज? इसका रिकंस्ट्रक्टिंग प्री हिस्टोरिक सेंचुरीज इन कंजंक्शन विद सर्विंग आर्कियोलॉजिकल एंटीक्विटीज़। तो क्या है इसका पर्पज़, क्या है इसका इंट्रोडक्शन, क्या लिखेंगे हम इसको कि इथनो आर्कियोलॉजी जो डेवलप हुई है कब? 1950s में। क्या कैसे डेवलप हुई है? एज अ सब फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये किससे कंसर्न है? कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एथनोग्राफीज ऑफ कंटेम्प्रेरी सिंपल सोसाइटीज़ से कंसर्न है। कंटेम्प्रेरी एथनोग्राफीज ऑफ द कंटेम्प्रेरी सिंपल सोसाइटी से ये स्टडी करती है इससे। फॉर द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए? ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग प्री हिस्टोरिक कल्चर। किस पर्पज़ के लिए? रिकंस्ट्रक्टिंग प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन कंजंक्शन विद द सर्वाइंग आर्कियोलॉजिकल एंटीक्विटीज। जो सर्वाइंग आर्कियोलॉजिकल एंटीक्विटीज है और प्री हिस्टोरिक जो कल्चर्स हैं उसके साथ ये क्या करती है? रिकंस्ट्रक्ट करती। ठीक है, तो इसको कहते हैं इथनो आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। द फर्स्ट इंस्टांस व्हेन सिंपल सोसाइटीज ऑफ टुडे वर यूज टू इंटरप्रेट प्री हिस्टोरिक कल्चर्स अकर्ड इन 1930s। कब भी आकर हुआ था? 1930s में। द टोटमिक रॉक पेंटिंग कहाँ से हुआ था? द टोटमिस्टिक रॉक पेंटिंग से डन बाय द ऑस्ट्रेलियन एब्रो ओरिजिनल्स वी आर यूज टू एक्सप्लेन फ्रांस कैंटाब्रियन पैलियोलिथिक एंड दिस gained huge criticism from empirical archaeologists. Subsequently, in 1960s, Ben Folds popularized the subject in form of the new archaeology that is reconstructing the activities based on the antiquities found on this site. L.H. Uh, Binford's study on Eskimos was instrumental. In India, ethno-archaeological studies have been conducted across a few Neolithic एंड चैल्कोलिथिक साइट्स। बेसिक टेंडेंट्स क्या है इसकी? बेसिक टेंडेंट्स हैं इसके, इट इज़ अ रिसर्च मेथोडोलॉजी कंबाइनिंग बोथ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड इथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ सिंपल सोसाइटीज थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्या है बेसिक? सबसे पहले बेसिक टेंडेंट इसका, सबसे पहले बेसिक टेंडेंट है इसका कि जो इसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इट इज़ अ रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या है? एक रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो कंबाइन करती है किसको? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड द इथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ द सिंपल सोसाइटीज़ को क्या करता है? इट इज़ एक रिसर्च मेथोडोलॉजी किससे कंबाइन करता है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और एथनोग्राफिक स्टडीज़ को ऑफ सिंपल सोसाइटीज़ थ्रू किससे? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से। नंबर सेकंड बोलता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर्स आर एक्सेसिबल थ्रू द मटेरियल रिकॉर्ड। क्या है? क्या बोलता है नंबर सेकंड पॉइंट में कि इट इज़ बेस्ड, किस आइडिया पे बेस्ड है? दैट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कल्चर जो है वो क्या है? एक्सेसिबल थ्रू द मटेरियल रिकॉर्ड से क्या है? एक्सेसिबल है। नंबर थर्ड इज इट प्रपोजेस, क्या प्रपोज करता है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। क्या प्रपोज करता है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल प्रपोज करता है बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट ऑल सोशो कल्चरल चेंजेस इन मैनकाइंड अकर अंडर द सेम ऑपरेटिव रूल इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। क्या नंबर थर्ड में बोलता है कि ये क्या प्रपोज करता है? एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल प्रपोज करता है बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट कि ऑल जो सोशो कल्चरल चेंजेस हैं इन मैनकाइंड अकर अंडर द सेम ऑपरेटिव रूल इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। रेलिवेंस क्या है इसका? प्रोवाइड्स एन इंसाइट टू आर्कियोलॉजिस्ट। क्या करता है कि प्रोवाइड करता है इंसाइट किसको? आर्कियोलॉजिस्ट को। हाउ द पीपल इन द पास्ट में हैव लिव्ड। क्या इंसाइट्स प्रोवाइड करता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि जो पास्ट में जो लोग रहे हैं वो कैसे रहते थे। नंबर सेकंड इज इट इज़ यूजफुल फॉर मैकेनिज्म इंटरप्रेटिंग द फंक्शंस ऑफ एंटीक्विटीज। किसके लिए यूजफुल है? फॉर मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म? इंटरप्रेटिंग द फंक्शंस ऑफ एंटीक्विटीज। फॉर एग्जांपल सर्कुलर हट्स diameter 3 meters of the prehistoric times pose a question about their utility. Same could be understood by studying similar huts of Chinchu tribe. Circular traits जिसका diameter कितना है? 3 meter of prehistoric times
पोज्ड अ क्वेश्चन, क्या पोज करते हैं क्वेश्चन अबाउट देयर यूटिलिटी. सेम कुड बी अंडरस्टूड बाय स्टेटिंग सिमिलर हट्स ऑफ चिंचू ट्राइब हु यूज देम फॉर कुकिंग एंड स्टोरिंग फूड एंड फॉर एंड नॉट फॉर स्लीपिंग. नंबर थर्ड क्या है, इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स फिलिंग गैप्स इन हिस्ट्री. ये किसको कंट्रीब्यूट करती है, फिलिंग गैप्स इन द हिस्ट्री. फॉर इंस्टेंस द रोल ऑफ वुमेन आर रिलीजियस बिलीफ ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स. अब इसका कुछ क्रिटिसिज्म क्या है, इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स नॉट necessary that a product had a same fixation in prehistoric times as it does today. Not empirical reality but also projected reality of the past, means एक imaginative था. Number second is these are concerns regarding choice of analogy, that is which ethnic group is studied to interpret antiquities of a particular culture. Conclusion में हम इसको क्या लिख सकते हैं कि hence archaeology as a research tool. Hence, ethnoarchaeology as a research tool should be used very cautiously. क्या वो लिखेंगे, hence ethnoarchaeology as a research tool should be used very cautiously. It should be limited to cases where there is a demonstrable continuity between archaeological cultures and contemporary simple society. तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में इसको कि hence जो इथ्नो-आर्कियोलॉजिकल क्या है, इथ्नो-आर्कियोलॉजी क्या है, एक रिसर्च टूल है जो वेरी कॉशियसली हमें यूज़ करना चाहिए. उसके बाद इट शुड बी लिमिटेड टू केसेस, किस केस में इसको लिमिटेड कर रखना चाहिए, वेयर देयर इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेबल कंटिन्यूटी बिटवीन आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स एंड कंटेम्पररी सिंपल सोसाइटीज. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स एंड देयर रोल इन एथनो आर्कियोलॉजी. क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स एंड देयर रोल्स इन एथनो आर्कियोलॉजी में इसका रोल क्या है. इंट्रोडक्शन में इसको क्या लिखेंगे, E.B. Taylor in his book The Primitive Culture 1871. E.B. Taylor in his book The Primitive Culture of 1870. E.B. Taylor क्या अपनी बुक में क्या लिखते हैं, The Primitive Culture of 1871 में क्या लिखते हैं E.B. Taylor, उसकी जो बुक है The Primitive Culture of 1871 में लिखी है. The first use the term survivals. इसमें इसने फर्स्ट जो टर्म यूज़ की थी वो क्या यूज़ की थी, सर्वाइवल्स. फर्स्ट ये क्या था, E.B. Taylor क्या था, फर्स्ट है जिसने सर्वाइवल्स की टर्म जो यूज़ की थी. टू रेफर द कल्चरल फिनोमेना दैट आर remnants of previous cultures. क्या थे, remnants of previous cultures and have outlined the set of conditions under which they are originally developed. इंट्रोडक्शन हम इसको क्या लिखेंगे, E.B. टेलर अपनी बुक में क्या लिखते हैं, द प्रिमिटिव कल्चर 1871 में फर्स्ट यूज द टर्म सर्वाइवल, फर्स्ट यूज क्या किया था, टर्म सर्वाइवल का यूज किया था. ठीक है, टू रेफर टू कल्चर फिनोमेना दैट आर रेमिनेंट्स ऑफ द प्रीवियस cultures and have outlined the set of the condition under which they are originally, यहाँ पे ओरिजिनली क्या हुए, डेवलप हुए. ठीक है, तो E.B. टेलर ने अपनी बुक में क्या लिखा था, द प्रिमिटिव कल्चर ऑफ 1871 में फर्स्ट इसने ये था जो E.B. टेलर था, फर्स्ट था उसने जो इसने यूज़ की टर्म की थी सर्वाइवल्स की. टू रेफर द कल्चरल फिनोमेना, क्या कल्चरल फिनोमेना को रेफर करने के लिए, दैट आर रेमिनेंट्स ऑफ द प्रीवियस कल्चर, जो क्या है, रेमिनेंट्स हैं किसके, प्रीवियस कल्चर्स के, एंड है आउटलाइन द सेट्स ऑफ कंडीशन अंडर विच दे आर ओरिजिनली डेवलप, जहाँ पे ओरिजिनली डेवलप हुए. पैरेलल्स क्या होते हैं, मीनवाइल पैरेलल्स क्या होते हैं, पैरेलल्स आपके होते हैं मीनवाइल रेफर्स टू कल्चरल सिमिलरिटीज. पैरेलल्स क्या होते हैं, कल्चरल सिमिलरिटीज होते हैं दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द कल्चर. पैरेलल्स क्या होते हैं, कल्चर सिमिलरिटीज होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं अक्रॉस द कल्चर्स दैट मे आर मे नॉट हैव बीन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर. जो क्या है, में या मे नॉट, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ईच अदर में हो या हो नहीं सकती. अब इनका रोल क्या है इथनो आर्कियोलॉजी में. सबसे पहले एथनो आर्कियोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द प्रेजेंट. क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स एंड देयर रोल्स इन द एथनो आर्कियोलॉजी. ठीक है, रोल इन एथनो आर्कियोलॉजी, इथनो आर्कियोलॉजी में क्या है इनका रोल. एथनो आर्कियोलॉजी है कंसर्न किससे, स्टडी ऑफ प्रेजेंट सोसाइटीज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द प्री हिस्टोरिक कल्चर. एथनो आर्कियोलॉजी किससे कंसर्न है, स्टडी ऑफ प्रेजेंट सोसाइटीज के फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द प्री हिस्टोरिक कल्चर्स इन कंजक्शन विद द सर्वाइविंग आर्कियोलॉजिकल रिमेन, इससे कंसर्न. अब रोल ऑफ सर्वाइवल्स क्या है, दे रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूटी बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट कल्चर्स. सर्वाइवल्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूटी किसके बीच में, प्रेजेंट और पास्ट कल्चर्स के बीच में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कंटिन्यूटी को. फॉर एग्जांपल मेकिंग ऑफ पोट्री डिस्पाइट डिस्कवरी ऑफ मेटल यूटेंसिल, पोट्री भी बना रहे हैं डिस्पाइट डिस्कवरी ऑफ यूटेंसिल्स, मेटल यूटेंसिल्स. नंबर थर्ड इज इन दिस वे सर्वाइवल्स एक्ट एज अ लिंक विच हेल्प्स इन इंटरप्रेटिंग द फंक्शंस ऑफ द सर्टेन एंटीक्विटीज.
इसी से क्या होता है, इन दिस वे में क्या होता है कि सर्वाइवल जो है वो क्या करते हैं, एक एक्ट करते हैं एज अ लिंक विच हेल्प्स इन interpreting the functions of the certain antiquities. For example, mock battles in nuptial rituals among Bhils or are said to be survivals of an earlier stage. क्या है वो? Survivals of an early stage when marriage is involved, captures or kidnapping of women. ठीक है. नंबर 4 में अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग बिटवीन द फार्मिंग एंड हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज ऑफ द पास्ट से चैल्कोलिथिक पीरियड स्टिल एग्जिस्ट टुडे इन ट्राइब्स ऑफ डेक्कन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ पैलेस. रोल ऑफ पैलेस क्या है? पैलेस इंडिकेट सिमिलरिटी बिटवीन कल्चर. पैलेस क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट सिमिलरिटी बिटवीन टू कल्चर्स. This points towards the assumptions that all socio-cultural changes in mankind occur under the same operative rules. ठीक है. क्या पॉइंट टूवर्ड्स क्या एजम्पशन क्या देता है कि जो ऑल सोशो कल्चरल चेंजेस जो हुई इन मैनकाइंड में वो क्या अकर हुई अंडर द सेम ऑपरेटिव रूल. फॉर नंबर 2 फॉर एग्जांपल, ओंग्स ऑफ अंडमान ऑफ निकोबार आर नोन टू डेकोरेट देयर बॉडीज विद माइक्रोलिथ्स. ओंग्स जो है अंडमान और निकोबार के, वो क्या करते हैं, वो किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए. किसके साथ? माइक्रोलिथ्स के साथ. दिस कुड बी सीन एज अ पैलेस विद प्री हिस्टोरिक मेसोलिथिक कल्चर. ये किसके साथ देखा जाता है? पैलेस विद प्री हिस्टोरिक मेसोलिथिक कल्चर के साथ ये देखा जाता है. में सर्कुलर हट एग्जाम्पल ऑफ द चिंचू ट्राइब. ठीक है. अनदर एग्जाम्पल क्या है? इन हड़प्पन इकोनॉमी में क्या देखा था हमने? आर्यंस जो है वर द न्यूमिड्स एंड डिड नॉट यूज द कॉपर दे माइंड. कंक्लूजन में हम किसको क्या लिख सकते हैं? ठीक. उसके बाद कंक्लूजन से पहले, सिमिलरली इवन टुडे ट्राइबल्स मोस्टली इंटर द लार्जर इकोनॉमिक सिस्टम एज अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स. ठीक है. दिस शोज अ पैलेस दैट व्हेन एवर a complex economic system evolves, it absorbs the most vulnerable communities as laborers working for their affluent strata of society. कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे कि hence the presence of survivals and parallels enhance the understanding of archaeological remains. क्या है? hence the presence of जो survivals और parallels हैं वो क्या करते हैं? enhance करते हैं किसमें? हमें मदद देते हैं. किसमें मदद देते हैं? understanding the archaeological remains. archaeological remains में उसमें अंडरस्टैंडिंग करने में, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की अंडरस्टैंडिंग करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज. हेंस द प्रेजेंस ऑफ सर्वाइवल्स एंड पैरेलल्स इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. इन दिस वे दे हेल्प इन इंटरप्रेटिंग द लाइव्स ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन. इसी रास्ते से हमें क्या मिलता है? दे हेल्प इन इंटरप्रेटिंग. इससे क्या होता है? इंटरप्रेटेड होता है किससे? द लाइव्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक मैन. अब हम चलते हैं यूनिट 2 पे. यूनिट 2 में सबसे क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्राइब द लिंग्विस्टिक एलिमेंट को डिस्क्राइब करना किसमें? इंडियन पॉपुलेशन में. और हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है कि कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है. सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे. इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया. अकॉर्डिंग टू पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया से अगर हम बात करेंगे तो 780 लैंग्वेजेस इन 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स. कितनी लैंग्वेजेस? 780 लैंग्वेजेस है और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स है. एंड स्पोकन इन इंडिया में स्पोक की जाती हैं, बोली जाती हैं. आउट ऑफ दीज 480 आर ट्राइबल एंड नोमेडिक लैंग्वेज. 780 में से 480 क्या है? ट्राइबल और नोमेडिक लैंग्वेजेस हैं. और 66 क्या है? डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं. ये सब लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती हैं. रीजन्स फॉर लिंग्विस्टिक हेटेरोजेनिटी. क्या रीजन्स हैं लिंग्विस्टिक हेटेरोजेनिटी के? रीजन्स क्या है? क्यों है अलग अलग लैंग्वेज? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स रेशियल ग्रुप्स इन इंडिया. किस वजह से? सबसे पहले रीज़न ये है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स रेशियल ग्रुप जो इंडिया में, इस वजह से भी एक रीज़न ये है. कपल्ड विद प्रोलॉन्ग्ड जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड सब्सिक्वेंट माइग्रेशन. की वजह से. However, linguistic diversity जो है always does not coincide with the racial classification in India. However, जो linguistic diversity वो always वो coincide नहीं होती किसी racial classification से इंडिया में नहीं होती. मेजर लैंग्वेज फैमिलीज इन इंडिया. सबसे मेजर लैंग्वेज फैमिली इंडिया में कहाँ पे? सबसे मेजर लैंग्वेज फैमिली इंडिया में है वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे. ठीक है, इस वाले पोर्शन में. ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे. तो
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है हमारा, इंडो यूरोपियन वाले मीन्स आर्यन, जो जिसमें आर्यन सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, ये वाला आ गया वो। उसके बाद ये वाला जो है ये आ गया आपका ड्राविडियन। क्या आंसर आ गया आपका, ड्राविडियन आ गया। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला आ गया एस्ट्रो एशिएटिक आ गया। उसके बाद ये वाला जो है कौन सा, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन ये आ गया आपको साइनो तिब्बतियन वाला रीजन। ठीक है, साइनो तिब्बतियन वाला रीजन। ठीक है, ये है मेजर लैंग्वेज फैमिली इन इंडिया। ऐसे हमने मैप्स में शो करना है, इंडिया का मैप बनाना है। ठीक है, ये बनाया हमने इंडिया का मैप। ठीक है, ये बनाया हमने इंडिया का मैप। इसमें हमने शो करना है कि यहाँ ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ठीक है, ये वाला ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये वाला, ये आ गया आपका साइनो तिब्बतियन वाला। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आ गया ड्राविडियन वाला पोर्शन जो है, ये क्या है आपका ड्राविडियन है। ठीक है, ये आ गया ड्राविडियन। उसके बाद आ गया आपका ये साइन ये ड्राविडियन, और ये बीच में ये यहाँ पे, और ये चार ये आ गए यहाँ पे आपके कौन सा, एस्ट्रो एशियाटिक वाले। और ये जो बाकी आपका बच गया कौन सा वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो बच गया आपका, ये वाला, ये आ गया आपका कौन सा, आपका ये इंडो यूरोपियन वाला। ठीक है, अब एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले इंडो यूरोपियन, जिसको आर्यन फैमिली कहा जाता है। अराउंड 73% ऑफ स्पीकर्स इन इंडियन बिलोंग टू दिस ग्रुप। अराउंड जो 73% इंडियन स्पीकर्स हैं इंडिया के, वो बिलोंग किसको करते हैं, इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। किसको, इंडो आर्यन फैमिली को बिलोंग करते हैं। हिंदी इज़ बाई फार द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। हिंदी क्या है, फार मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है इन दिस ग्रुप की, जिसको हम मदर टंग भी कहा जाता है। किसका, 44% ऑफ इंडियंस की क्या है, मदर टंग भी। विद इन इंडिया में अगर हम बात करेंगे, विद इन इंडिया इट कैन बी डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस। विद इन इंडिया में इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले इंडो यूरोपियन को 2 डिवाइड में कर सकते हैं। एक आपके आ गई ड्रैडिक, और एक आ गई आपकी इंडो आर्यन। ड्रैडिक में आती है आपकी शीना, खोआर और कश्मीरी, शीनो, खोआर और कश्मीरी। और इंडो यूरोपियन में आती है, इट इंक्लूड सेवरल सब ब्रांचेज एज फॉलोज। इसमें सेवरल सब ब्रांचेज आती है। ड्रैडिक में आपकी शीना, खोआर एंड कश्मीरी, जिसमें दीज आर द लैंग्वेजेज स्पोकन इन पाकिस्तान एंड कश्मीर। कहाँ पे ये बोली जाती है, पाकिस्तान और कश्मीर में बोली जाती है। अब बात करते हैं हम इंडो आर्यन की। इंडो आर्यन में कितनी आती हैं आपकी सब ब्रांचेज। सबसे पहले आती है आपकी नॉर्थ वेस्टर्न, उसके बाद आती है सोदर्न, फिर ईस्टर्न, फिर सेंट्रल, फिर उसके बाद ईस्ट सेंट्रल में। टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 टोटल सब फॉलोज हैं किसकी, इंडो आर्यन की। टोटल कितनी सब फैमिली है, 5 है। नॉर्थ वेस्टर्न, सोथरन, ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न। ठीक है, ये आ गई नॉर्थ वेस्टर्न, ये आ गया सोथरन, ये आ गया ईस्टर्न, ये आ गया आपका सेंट्रल, और ये आ गया आपका ईस्ट सेंट्रल। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न में क्या क्या आता है आपका, नॉर्थ वेस्टर्न में आता है आपका पंजाब, सिंध, पंजाबी, सिंधी, और उसके बाद लंदा, डोगरी, कांगड़ी, और कांगड़ी आ गई नॉर्थ वेस्टर्न में। सोदर्न में आती है आपकी मराठी और कोंकणी। ईस्टर्न में आती है आपकी उड़िया, बंगाली, बिहारी और आसामीज। सेंट्रल में आती है आपकी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। ईस्ट सेंट्रल में आती है अवधी, भोगली और छत्तीसगढ़ी। संस्कृत इज़ रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट इंडो आर्यन लैंग्वेज। संस्कृत को क्या रिकॉर्ड किया जाता है कि ये क्या है, एक ओल्डेस्ट है, क्या, इंडो आर्यन लैंग्वेज की क्या है, ओल्डेस्ट संस्कृत क्या है, एक इंडो आर्यन की क्या है, इंडो आर्यन। संस्कृत इज रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट इंडो आर्यन लैंग्वेज। इंडो आर्यन लैंग्वेज संस्कृत क्या है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज। नंबर सेकंड में अगर हम बात करेंगे किसकी, ड्राविडियन फैमिली की। ये हमें इंडो यूरोपियन अभी पढ़ा हमने। अब हम इंडो यूरोपियन के बाद क्या पढ़ेंगे, ड्राविडियन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ड्राविडियन फैमिली के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ड्राविडियन लैंग्वेज जो है वो स्पोकन कितने करते हैं, 20% करते हैं। कितने करते हैं, 20% स्पोकन करते हैं। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे थे अराउंड 73% स्पीकर से इसके, और यहाँ पे कितने हैं, 20% जो है वो ड्राविडियन लैंग्वेज स्पोक करते हैं, मीन बोलते हैं। 20% लोग बोल करते हैं ऑफ इंडियंस। दीज आर ओल्डर, क्या है, दीज आर ओल्डर देन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ये क्या है, ओल्डर देन द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। क्या है, ओल्डर देन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कौन सी है, ड्राविडियन फैमिली लैंग्वेज है। ड्राविडियन 3 में डिवाइड है, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ। नॉर्थ में आपकी आती है आपकी कोरख
और माल्टी। सेंट्रल में आती है तेलुगु, गोंडी, कोंड और ग्यूई। साउथ में आती है आपकी तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तुलु। Out of these, Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada. Out of these, Telugu, Tamil, Malayalam and Kannada are classified as a classical language of having rich ancient literary heritage. अब हम बात करते हैं नंबर थर्ड में एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली की। एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में जिसको हम निषादा कहते हैं, क्या कहते हैं? निषादा कहते हैं। 1.38% इंडियंस बिलोंग टू दिस कैटेगरी। 1.38% जो है वो बिलोंग करते हैं किसमें? इस कैटेगरी में, एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में, जिसको हम निषादा कहते हैं। इसमें 1.38 पीपल जो है वो 1.38% इंडियन स्पीकर जो है वो क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं इसको। कितने करते हैं? 1.38% जो इंडियन से वो बिलोंग करते हैं किसको? इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। कौन सी? निषादा को, इंडो एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को। दिस इज रिगार्डेड एज अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसको क्या रिकॉर्ड किया जाता है कि ये है एक अर्लीस्ट लैंग्वेज है किसकी? इंडिया की, जो यहाँ पे इंडिया में बोली जाती है। द स्पीकर ऑफ दिस लैंग्वेज आर कंसिडर्ड टू बी द प्रोटो ऑस्ट्रोलाइटाई। क्या थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन टाइप थे। इसके बोलने वाले जो स्पीकर थे वो क्या थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलियन टाइप के थे। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेक की। ऑस्ट्रेक में सबसे पहले आता है आपका एस्ट्रेशन और क्या आता है? एस्ट्रेशन और एस्ट्रो एशियाटिक। एस्ट्रेशन में आता है आपका, एस्ट्रेशन में क्या आता है? एस्ट्रेशन में आता है आपका प्रीवेलेंट इन मेडागास्कर। कहाँ पे ये प्रीवेलेंट है? मेडागास्कर में ये प्रीवेलेंट कहाँ पे है? एस्ट्रेशन कहाँ पे प्रीवेलेंट है? ये है आपकी मेडागास्कर में प्रीवेलेंट है। कहाँ पे है प्रीवेलेंट? इन मेडागास्कर, इंडोनेशिया पैसिफिक आइलैंड्स, नॉट स्पीकन इन इंडिया। प्रीवेलेंट इन मेडागास्कर, इंडोनेशिया पैसिफिक आइलैंड, नॉट स्पीकन इन, ये इंडिया में बोली नहीं जाती है। कौन सी? एस्ट्रोनेशियन। एस्ट्रो एशियाटिक जो है वो क्या है? नॉन खेमीर और मुंडा बोलते हैं। खेमीर और खासी, इसमें भी आते हैं खेमीर और खासी और निकोबारीज। द मुंडा ब्रांच इज द लार्जेस्ट ऑफ द एस्ट्रिक फैमिली एंड इंक्लूड्स 14 ट्राइबल लैंग्वेजेस। मुंडा ब्रांच क्या है? वो लार्जेस्ट है किसकी? एस्ट्रिक फैमिली की, एंड इंक्लूड किसमें? लैंग्वेज 14 ट्राइबल लैंग्वेज में इंक्लूड है। सम एग्जाम्पल्स आर संथाली, मुंडरी, क्रोकुर, हो एटसेट्रा। नंबर 4 में आता है आपका साइनो तिब्बतियन फैमिली, जिसको हम किरत कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनो तिब्बतियन फैमिली, जिसको हम क्या कहते हैं? किरत कहते हैं। ठीक है, साइनो तिब्बतियन फैमिली जिसको हम किरत कहते हैं। इसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका भूटिया। क्या आता है? भूटिया आता है। उसके बाद आता है आपका तिब्बतो हिमालयन, नॉर्थ आसामीज और आसाम बर्मीज। इसमें क्या क्या कौन कौन से आते हैं? एच भूटिया में कौन कौन से आती हैं? आपके तिब्बतियन आती है, बाल्टी आती है, लद्दाखी आती है और शेरपा आती है। तिब्बतो हिमालयन में आती है आपकी चंबा, कनवारी, लाहौली और लिप्चा। इसमें नॉर्थ आसाम में आती है आका, दफला, अबारमीर और मिशमी। इसमें आसामी बर्मी में आती है बोडो, नागा, काचिन और कुचिकिन। अदर एलिमेंट्स ऑफ इंडियन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी क्या है वो भी देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेजेस मोर देन 19,500 डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया एज मदर टंग एज पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम बात करेंगे तो 19,500 डायलेक्ट्स वो इंडिया में बोले जाते हैं एज अ मदर टंग। ठीक है। इंडियाज कॉमन vocabulary consists of the contribution from the several other languages like इंडिया जो कॉमन वोकेबलरी कंसिस्ट किससे है? सेवरल अदर लैंग्वेज, जैसे लाइक संस्कृत से है। ब्रिज बिटवीन द आर्यन एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस। पर्शियन जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करती है किसको? पर्शियन इन्फ्लुएंस करती है आपकी पर्शियन किसको इन्फ्लुएंस करती है? आपकी मराठी, कन्नड़ा, बंगाली, तेलुगु एंड तमिल को। और इंग्लिश किसको करती है? वाइड यूजेज इन मॉडर्न टाइम्स, एमरजेंस ऑफ द इंग्लिश। उसके बाद हिंदुस्तानी किसमें करती है? इंडिया प्रोमोटेड ऑफ द महात्मा गांधी। हिंदुस्तानी आइडिया प्रोमोटेड बाय द महात्मा गांधी। इट कंटेन्स वर्ड फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेजेस विद प्रीडोमिनेंस ऑफ हिंदी, उर्दू। कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे?
कंक्लूजन हम इसको लिखेंगे, द इमेंस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ बोथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल एज इंटीग्रेट फोर्सेज ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। क्या है द इमेंस लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, द इमेंस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, द इमेंस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इज क्या है, एक सोर्स है किसका, बोथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज इंटीग्रेटिव फोर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। क्या है, इमेंस लिंग्विस्टिक, जो इमेंस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है किसमें, इंडिया में, क्या है, एक सोर्स है किसका, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज इंटीग्रेटिव फोर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी का। द फोकस शुड बी ऑन प्रिजर्विंग दीज एंशेंट लैंग्वेज। फोकस हमारा क्या है, इंटीग्रेट फोर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, और हमें फोकस क्या है, शुड ऑन, इनको प्रिजर्व करना, प्रिजर्विंग दीज एंशेंट लैंग्वेजेस वाइल इंस्टिलिंग अ सेंस ऑफ कॉमन नेशन आइडेंटिटी अमंग ऑल। अच्छा, अगर फॉर्मेट आएगा हमें पूछने के लिए कि हमें कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना है, फॉर्मेट फॉर इंडिविजुअल लैंग्वेजेस के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन वही देनी है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ स्पीकर्स एंड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन हमने देना है कि कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट है, उसके बाद हमने उसको ओरिजिन ऑफ दैट फैमिली कहाँ से ओरिजिन, सब फैमिली देखनी है, उसके बाद सिग्निफिकेंस देखना है इनका कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका ऑफ दैट फैमिली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद कंक्लूजन वही जो हमने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल इंडो आर्यन है, इंडो आर्यन पे हम क्या लिखेंगे, इंडो आर्यन पे हम लिखेंगे कि एज पर PLI पब्लिक पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 780 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, आउट ऑफ दिस इंडो आर्यन लैंग्वेजेस फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप स्पीकर्स अकाउंटिंग फॉर अराउंड 73% इंडियंस। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन हम बात देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन जो है वो मेनलैंड है, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, उसके बाद सेंट्रल इंडिया, ट्राइबल बेल्ट्स एटसेट्रा। उसके बाद थोड़ा हम इसको मैप पे शो करेंगे, अगर हमें मतलब एक पे पूछेगा, पूरे पूछेगा तो वैसे लिखना है, अगर एक एक पूछे लैंग्वेज पूछेगा तो ऐसे लिखना है। डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद ओरिजिन ऑफ इंडो आर्यन फैमिली, इंडो आर्यन फैमिली आर पार्ट ऑफ द इंडो एशियन फैमिली विच इज पार्ट ऑफ द मच लार्जर इंडियन यूरोपियन फैमिली। इट इज बिलीव दैट द स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज ग्रुप माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द प्री हिस्टोरिक Vedic times. Since then, it has been gone through the several phases from use of Sanskrit in ancient times to Prakrit to several modern languages, Hindi, Urdu, Bengali, etc. फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन लिखेंगे, सेम जो हम क्वेश्चन ऊपर लिखेंगे। उसके बाद द मोस्ट पॉपुलर इज हिंदी 44%, संस्कृत एंड ओडिया क्लासिफिकेशन विद दिस। उसके बाद हम सिग्निफिकेंस एंड अदर फीचर्स लिखेंगे, जैसे ट्राइबल लैंग्वेजेस लाइक होंगजुंग एंड भिली। Most of the modern Indo-Aryan languages had impact of the Sanskrit on their origin. उसके बाद संस्कृत एक्ट एज अ ब्रिज, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिखा, पर्शियन एज इन्फ्लुएंस, क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा हमने, दे वर आल्सो यूज एज एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेजेस इन एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम्स, मुगल्स में। महात्मा गांधी ने आइडिया ऑफ हिंदुस्तानी दिया था। ठीक है, उसके चैलेंजेस एंड कंसर्न्स क्या है अभी इसके बाद, द पॉलिसी ऑफ डिसीजन टू प्रमोट हिंदी एज एन ऑल इंडिया लैंग्वेजेस हैज़ फेस्ड बैकलैश from Dravidian groups in the past. This has led to the internal conflict and linguism. Conclusion, there is a need to safeguard the interest of the linguistic communities by taking their concerns into account. Hence, the objective should be cohesion but not fusion, and agglomeration but not assimilation. उसके बाद ड्राविडियन का आएगा, तो ड्राविडियन का सेम वैसे ही हमने बनाना है ना, क्लासिफिकेशन सेम वही रहेंगी, और उसके बाद सिग्निफिकेंस लिख लेंगे थोड़ा सा, तो कंसर्न लिख देंगे। उसके बाद आता है एस्ट्रोएस्थेटिक, इसका भी वही रहेगा सेम, सिग्निफिकेंस लिखेंगे, चैलेंजेस लिख लेंगे, उसके साइनो तिब्बतियन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ऊपर से चैलेंज ये आ गई, उसके बाद आ गया आपका लास्ट में कंक्लूजन, जो हमने ऊपर इंडो आर्यन लिखेंगे वही रहेगी यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि रिजलीज क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, H रिजली क्लासिफिकेशन ऑफ एथनिक एलिमेंट्स इन इंडिया, इसकी हमें क्लासिफिकेशन का बारे में बताना। H रिजली क्या था कि H रिजली अंडरटुक द फर्स्ट रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। H रिजली ने क्या किया था, फर्स्ट था ये जिसे अंडरटुक किया था, किसी रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन 1901 में। The same was presented in his book The People of India 1915. He divided the, इसने क्या डिवाइड किया था, he divided the entire population into 7 racial types. इसने डिवाइड क्या किया था, entire population किसने 7 racial types में डिवाइड किया था इसने, on the basis of the anthropometric measurements. 4 characteristics
यूज्ड बाय रिजली। क्या क्या स्टैटिस्टिक्स रिजली ने किया था? सबसे पहले नेसल इंडेक्स, उसके बाद ऑर्बिटोनेसल इंडेक्स, उसके बाद सिफेलिक इंडेक्स और स्टैचर। अब रिसीज की क्लासिफिकेशन क्या थी? रिसीज की क्लासिफिकेशन ये थी कुछ, ठीक है। अब ये है आपको तुर्को ईरानियन, है ना, ये आपके आगे तुर्को ईरानियन वाले। उसके बाद ये आ गए आपके इंडो आर्यन वाले। नंबर थर्ड पे आ गए, ये आ गए साइको ड्राविडियन वाले। ये आ गए आपके आर्यो ड्राविडियन वाले। ये आ गए आपका मंगोलाइड ड्राविडियन। ये आ गई आपकी मंगोलाइड वाले, ये वाले और ये वाले, ये मंगोलाइड वाले। और ये आ गए आपके ड्राविडियन, ठीक है। ये मैं आपको बनाना है। अब इसकी फिजिकल टाइप्स, इसने क्या क्या बोला था, किस किस बारे में, कैरेक्टरिस्टिक और उसकी कम्युनिटीज़। तुर्को ईरानी टाइप के बारे में इसने क्या बोला था कि इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, कैसा था? टॉल स्टेचर था, फेयर कम्प्लेक्सेशन था, ब्रॉड हेड और लॉन्ग एंड प्रोमिनेंट नोज था। कहाँ कम्युनिटीज़ कहाँ पे थी इनकी? फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, पाकिस्तान में। इंडो आर्यन की अगर हम बात करेंगे, ये क्या थे? टॉल स्टेचर थे, फेयर कम्प्लेक्सेशन था इनका, लॉन्ग हेड था और लॉन्ग नोज था। पंजाबी, जाट्स, राजपूत, कश्मीरी एंड क्षत्रियास। नंबर थर्ड में आता है साइको ट्रेविजन में क्या? मीडियम स्ट्रक्चर था इनका, फेयर कम्प्लेक्शन था, ब्रॉड हेड था और मीडियम नोज था इनका, जो मराठा ब्राह्मण्स आते हैं और कॉक्स आते हैं। उसके बाद हम आर्यो ड्राविडन की बात करेंगे, इसमें क्या आता है आपका? मीडियम स्टैचर था इनका, लाइट ब्राउन, मीडियम स्टैचर, लाइट ब्राउन टू डार्क कम्प्लेक्शन है इनका, मीडियम टू लॉन्ग हेड है और मीडियम टू ब्रॉड नोज है। और कैरेक्टरिस्टिक इनका कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में पाए जाते हैं। मंगोलो ड्राविडियन की बात करेंगे तो मंगोलो ड्राविडियन यहाँ बताया आपका मीडियम स्ट्रक्चर था इनका, डार्क कम्प्लेक्सेशन, मीडियम स्ट्रक्चर, डार्क कम्प्लेक्सेशन और ब्रॉड नोज, मीडियम टू ब्रॉड नोज, ब्रॉड हेड, मीडियम टू ब्रॉड नोज और शॉर्ट स्ट्रक्चर था इनका, ठीक है। सॉरी, मीडियम स्ट्रक्चर था इनका। और बंगाली ब्राह्मण्स और बंगाली कहस्ता जो है वो इसमें आते हैं। मंगोलाइट में क्या आता है? मंगोलाइट में शॉर्ट स्ट्रक्चर आता है, डार्क कम्प्लेक्शन विद येलोविश हिंज, उसके बाद ब्रॉड हेड और फ्लैट फेस, आइज विद द इफेंटिक फोल्ड। ये आसामीज, बर्मीज और नेपालीज में आता है। ड्राविडियन में क्या आता है? ड्राविडियन में आता है आपका शॉर्ट स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरी डार्क कम्प्लेक्शन, लॉन्ग हेड, डार्क कर्ली हेयर और उसके बाद ब्रॉड नोज। जिसमें इसमें तमिलनाडु आता है, आंध्र प्रदेश आता है, संथाल आते हैं और संथाल साथ छोटा नागपुर आता है। अच्छा, एच रिजली आल्सो हैड दैट कास्ट इन इंडिया हैज़ अ रेशियल बेसिस। एच रिजली और क्या बोला था? कास्ट जो है इंडिया में इसका भी क्या है? रेशियल बेसिस है। द सोशल पोजीशन ऑफ द कास्ट स्टैंड्स इन इमर्स रेशियो टू एवरेज नेशनल इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर। सोशल पोजीशन जो कास्ट की जो स्टैंड कहाँ पड़ती है, उसका इमर्स जो रेशियो है एवरेज नेशनल इंडेक्स और उसके मेंबर्स के बीच में। ब्रॉड नोज, हाई नेशनल इंडेक्स और लो स्टेटस। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म, द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द preconceived notions and scarcity evidences, excessive focus on the nasal index, errors in describing physical features and location of racial types. For example, Indo-Aryans are widely distributed across the entire subcontinent and not just constructed to northwestern India. Number 4 is neglected the negative elements in India. Number 5 is undue importance of the Scythian Iranian element despite their short stay in इंडिया। कंक्लूजन में इसमें हम लिखेंगे कि रिजीज क्लासिफिकेशन इज़ नो लॉन्गर वैलिड इन इंडियन कंटेक्स्ट। एच रिजीज की जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड नहीं इंडियन कंटेक्स्ट में। हाउएवर दिस प्रोमोटेड मैनी अदर स्कॉलर्स लाइक हेडन, गोवा, सरकार टू कैरी आउट सिमिलर स्टडीज। अच्छा, अब बात करते हैं कि आर्यन डिबेट या कंट्रीब्यूशन टू ऑफ रिजली टू आर्यन डिबेट। आर्यन डिबेट या कंट्रीब्यूशन ऑफ रिजली टू आर्यन डिबेट में क्या बोला था इसमें? अच्छा, ऋग्वेदा कॉल्स ऑफ आर्यंस इन्वेजन्स अराउंड 1500 BC। ऋग्वेदा ने कहा गया आर्यंस इन्वेजन अराउंड 1500 BC में। मैनी स्कॉलर्स लाइक व्हीलर 1947, पाइगोट 1950 एंड गॉर्डन 1950 में क्या बोलते हैं कि आल्सो कंसिडर आर्यन इन्वेजन एज अ रूट काज ऑफ द टॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या है? आर्यन इन्वेजन एज अ रूट काज ऑफ फॉल ऑफ हड़प्पन civilization. This conclusion is based on the Rigvedic text, presence of the Indo-European weapons at Harappan sites, and large amounts of skeletons at Mohenjo-daro. British ethnographers क्या बोलते हैं कि like H.H. Risley has also given importance to Aryan invasion and their emerging with the natives while giving seven-fold racial classification of Indian population. It is evident as two of the Risley's seven physical types show intermixing with Aryans. These are Indo-Aryans, Punjabi, Rajput, Jats और Aryo Dravidians, UP, Rajasthan and Bihar. These two groups predominantly occupy
ये रीजनेस की कंट्रीब्यूशन थी, ठीक है। तो इतना इसमें कुछ करना तो नहीं है, बाद में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज मोस्टली डिबेटेड टॉपिक इवन इन द आर्यन हैड come to India, even if the Aryan had come to India, they are certainly not responsible for the Harappan decline. Nevertheless, such issues should not be the cause of the entire enmity between various groups, because at the end, all humans share 99.9% of the same genome. अब बात करते हैं गोवाज रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम गोवा की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ेंगे इसको। उसके बाद निग्रेटो प्रॉब्लम्स इन इंडिया पढ़ेंगे। उसके बाद हम थोड़ा वेरियस फैक्टर्स पढ़ेंगे ऑफ इंडियन पॉपुलेशन की, एक क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे बस। तो हो गए कंप्लीट, मीन्स अभी तक अभी हमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस बकाया रह गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को भी हम अभी कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि गोवाज रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। इंट्रोडक्शन में हम इसको लिखेंगे, बी एस गोवा क्लासिफाइड द इंडियन पॉपुलेशन इनटू 6 मेजर बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वेज ऑफ द 1931 सेंसस। बी एस गोवा ने क्या किया था, क्लासिफाइड किया था इंडियन पॉपुलेशन को 6 मेजर टाइप्स में बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वेज ऑफ द 1931 सेंसस। हिज इन्फ्लुएंस वर बेस्ड ऑन द 18 मेजरमेंट। इसका इन्फ्लुएंस जो है वो किस पे बेस्ड था, 18 मेजरमेंट्स पे बेस्ड था, इंक्लूडिंग सिफेलिक एंड फेशियल इंडेक्स, स्किन कलर, हेयर एंड आइज। इसका जो इन्फ्लुएंस था वो किस पे था, 18 मेजरमेंट्स पे था, जिसमें सिफेलिक आता है और फेशियल इंडेक्स आता है, जिसमें स्किन कलर, हेयर, आइज एट्सेट्रा सब आता है। गोवाज की जो गोवाज की क्लासिफिकेशन थी वो कैसी थी, ठीक है। ये मैप बनाएंगे हम इंडिया का। इसमें हम सबसे पहले नंबर 1 पे लाएंगे। नंबर 1 पे आता है ये आपका, जिसको हम निग्रेटो कहते हैं, ये आता है आपका, ये आ गया आपका निग्रेटो। नंबर 2 कहाँ पे है, नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या है आपका निग्रेटो है और यहाँ पे निग्रेटो है, ठीक। नंबर 2 ये आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। नंबर 3 पे आता है आपका जो यहाँ पे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला पोर्शन क्या आता है आपका, मंगोलॉइड आता है। नंबर 4 पे आता है आपका मेडिटेरियन आता है, ये वाला पोर्शन आपका क्या आता है, मेडिटेरियन। नंबर 5 पे आता है आपका वेस्टर्न ब्रैचिसफेलस में आता है आपका ये वाला पीरियड, गोवा वाला, ठीक है, गोवा नहीं सॉरी महाराष्ट्र वाला। और उसके बाद आता है लास्ट पे आता है नॉर्डिक आता है नंबर आपका 6, नंबर 6 आता है नॉर्डिक, ये वाला आता है आपका नॉर्डिक, ठीक है, ये सब है नॉर्डिक। और ये भी है आपका नंबर 5 में भी आता है ये वाला गुजरात और गोवा वाला, ये भी किस में आता है आपका, वेस्टर्न ब्रैचिसफेलस में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे भी है थोड़ा सा, ठीक है, नंबर 4 कुछ यहाँ पे भी थोड़ा सा। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में बात करें। सबसे पहले निग्रेटो की बात करेंगे। निग्रेटो का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कहाँ कहाँ है, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, शॉर्ट स्टैचर है इसका, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, फ्रीजी हेयर है विद स्पाइरल फ्लैट एंड ब्रॉड नोज है, ठीक है, और इरेक्टेड थिंक लिब्स है, ठीक। कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ इसकी है, साउथ इंडिया में है, साउथ इंडियन ट्राइब्स ऑफ काडार्स, इरोल्स, ट्राइब्स ऑफ द राजमहल हिल्स ऑफ अंडमानीज, ये है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड की बात करेंगे तो इनका क्या है, शॉर्ट स्ट्रेचर है, डार्क स्किन कलर है, उसके बाद है वेवी एंड क्रॉली हेयर्स हैं, उसके बाद क्या है लॉन्ग हेड है, फ्लैट एंड ब्रॉड नोज है। उसके बाद सेंट्रल इंडियन में अगर हम की बात करेंगे, औरॉन्स की, ट्राइब्स की, भील्स की, कोल्स की, संताल्स की, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल इंडियन में पाए जाते हैं, औरॉन्स पाए जाते हैं। सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स जिसमें आपकी औरांस है, भील्स है, कोल्स है, संताल्स है। साउथ इंडियन ट्राइब जिसमें चिंचूज है, बाडगाज हैं और यूरोवाज हैं, ठीक। नंबर 3 में आता है आपका मंगोलॉइड में एक आता है पैलियो मंगोलॉइड, एक आता है आपका तिब्बतो मंगोलॉइड। मैं पैलियो मंगोलॉइड में आता है लॉन्ग हेडेड और ब्रॉड हेडेड वाले। इनका क्या आता है, शॉर्ट टू मीडियम स्ट्रेचर है इनका, प्रोमिनेंट चिक्स बोन्स हैं इसके, विद फ्लैट नोज, फ्लैट फेस, ओब्लिक आइज विद इपेंथेटिक फोल्ड है। उसके बाद आते हैं इनका कम्युनिटीज़ कहाँ हैं, सीमा नागास, लिपचास, चकमाज एंड तिब्बतियंस ऑफ भूटान एंड सिक्किम। नंबर 4 में आता है आपका मेडिटेरियन में आते हैं आपके 3, पैलियो मेडिटेरियन और ओरिएंटल टाइप के।
इनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसा होता है, मीडियम टू टॉल स्ट्रेचर होता है, लॉन्ग हेड होता है, वेल डेवलप्ड चिन, ब्रॉड एंड नैरो नोज। ये कहाँ का पाए जाते हैं आपके, पहले मेडिटेरियन पाए जाते हैं आपके नायर्स ऑफ तमिलनाडु, तमिल एंड तेलुगु ब्राह्मण्स। उसके बाद मेडिटेरियन आपके पाए जाते हैं आपके नम्बोदी ब्राह्मण्स ऑफ कोचिन, ब्राह्मण्स ऑफ अलाहाबाद बंगाल, और ओरिएंटल टाइप के पाए जाते हैं आपके बर्निया ऑफ राजपूताना, छत्रीस ऑफ पंजाब। नंबर 5 में आता है आपका वेस्टर्न बेरिचेफालस। इसमें आपके 3 आते हैं, एक आता है आपका लिप्नोइड, एक आता है डायनेरिक, एक आता है आर्मोनाइड। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं आपके, मीडियम टू टॉल स्ट्रेचर होते हैं, डार्क टू लाइट कम्प्लेक्शन होता है, प्रोमिनेंट हेड नोड, ब्रॉड हेड होता है इनका। ये कहाँ के पाए जाते हैं आपके गुजराती बर्निया में, बंगाली कायथाज में, और डायनेरिक कहाँ पाए जाते हैं, कॉग्स, मैसूर एंड ब्राह्मण्स, और एर्नाइड में कौन से आते हैं आपके, प्रासिदा, बम्बई। नंबर 6 में आता है आपका नॉर्डिक। नॉर्डिक में आता है क्या है इनके, टॉल स्ट्रेचर, फिर कम्प्लेक्शन होता है इनका, कम्प्लेक्शन, लॉन्ग हेड होता है, प्रोमिनेंट नोज होता है। इनका कम्युनिटीज़ कहाँ पे है इनकी, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है और पंजाब और राजपूताना में। अब इनका रेलिवेंस क्या है, गोवाज वर्क इज़ कंसिडर्ड मोस्ट साइंटिफिक एंड एक्सेप्टेबल रेशियल क्लासिफिकेशन। गोवा का जो वर्क है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट साइंटिफिक और एक्सेप्टेबल रेशियल क्लासिफिकेशन। ही आल्सो ट्रेस द ओरिजिन एंड इमिग्रेशन ऑफ द रेशियल ग्रुप। इसने क्या किया, आल्सो इसने ट्रेस किया ओरिजिन एंड इमिग्रेशन ऑफ द रेशियल ग्रुप्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे निग्रेटो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया बिलोंग टू निग्रोइड स्टॉक इन अफ्रीका, मेलिनेशिया एटसेट्रा। नंबर 2 में आता है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियन। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन में आता है आपका दीज वर द सेटलर्स ऑफ इंडियन वैली इंडस वैली सिविलाइजेशन। मंगोलॉइड में आता है आपका दे इंटर्ड फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन एबो लेटर देन द एबोन टू टाइप्स। ठीक, मेडिटेरियन वाले जिसमें ड्राविडियन आते हैं, दीज आर बिलीव टू कम फ्रॉम द साउथ वेस्ट एशिया इन 3rd and 2nd century BCE। दे प्रोबेबली इंट्रोड्यूस मेगालिथिक कल्चर टू इंडिया। उसके बाद वेस्टर्न वेस्टिबली जो आते हैं, दे केम फ्रॉम द सेवरल रूट्स, द 3 सब टाइप्स शो वेरिएशन इन स्किन कलर। नॉर्डिक जो आर्यंस हैं, दिस वर द लास्ट टू कम, दे आर आल्सो रेफर्ड एज आर्यंस। कंपेयर मेजॉरिटी ऑफ अपर कास्ट, comprise majority of upper caste in northern India। Criticism क्या है इसका, Goa traced origin of all racial groups in outside India, suggesting that no indigenous population developed in India। Number 2, his findings related to negative elements are opposed by the various anthropologists। Number 30, his proposal of sweeping distribution of Brachycephalus has been criticized। Conclusion, despite its criticism, Goa's classification is widely accepted in understanding ethnic elements in Indian population। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द निग्रेटिक प्रॉब्लम में निग्रेटो प्रॉब्लम इन इंडिया। निग्रेटो प्रॉब्लम इंडिया में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, द निग्रेटो प्रॉब्लम रेफर्स टू द डिबेट इन रिगार्डिंग प्रेजेंस ऑफ निग्रेटो एलिमेंट्स विद इन द इंडियन पॉपुलेशन। निग्रेटो प्रॉब्लम्स रेफर्स टू द डिबेट रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ निग्रेटो एलिमेंट्स प्रेजेंस विद इन द इंडियन पॉपुलेशन। अनदर डायमेंशन ऑफ डिबेट इज वेदर दे आर वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। और अदर डायमेंशन क्या है डिबेट की, वेदर दे आर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। निग्रेटो के फीचर्स क्या है, सबसे पहले शॉर्ट स्ट्रेचर इनका, डार्क स्किन कम्प्लेक्शन है इनका, वूली और फ्रिजी हेयर है, हेड इज आइदर लॉन्ग मीडियम और ब्रॉड, फ्लैट एंड ब्रॉड नोज है, और लिप्स आर इनर्ट एंड थिंक है। प्रोपोनेंट्स ऑफ निग्रेटो एलिमेंट इन इंडिया, डी Overtophagus 1877 was the first to propose negative elements in Indian population। J.H. Houghton studied Angami Nagas and observed occurrence of the woolly and frizzy hair among them। B.S. Goa also found elements of the woolly and frizzy hair among Kadars of South India। Basu and Goa have shown similarity between the cranial material collected from the Naga hills and Negreto skull। Based on these evidences, they concluded that Negreto were the earliest settlers of India। Goa 1931, they resemble the Negroid stock of Africa and Melanesia। Opponents of Negreto element in India. Number 1, Sarkar. Sarkar also stated that the Kadars of South India. He criticized Goa for putting too much emphasis on a single criteria, woolly hair। According to him, Kadars showed more of Proto-Australoid features। Number 2 is Majumdar, also criticized Goa and Basu based on the fact that if Negreto element was present, then it should be frequently met in the North India too much, which is not in the case। Fisher
has opened that the woolly hair could be a result of mutation of many hair itself. The recent serological studies also show predominance of blood group A and not B, even is in most primitive Indian tribes that indicate closer resemblance of Proto-Australites and not Negroids. Even when B blood group is present in some tribes like Bhils and Munda, they don't show other racial features of Negrotos. Conclusion में हम इसको लिख सकते हैं कि hence it can be concluded that Negroto elements must be local phenomena in India which did not contribute much in ethnic makeup of entire population. It was perhaps the Proto-Australites who were the earliest settlers. However, nothing could be said with swift with स्वीट स्विफ्टली क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, डिस्कस काजी एंड रेमेडियल मेजर्स फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। ठीक, ये तो एक इजी क्वेश्चन है, आराम से हो सकता है, लेकिन चलो फिर भी। इंडियन अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अराउंड 1.2 बिलियन पॉपुलेशन इन जस्ट 2.5% ऑफ द लैंड एरिया। द रिसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा शोज दैट टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR जिसको हम कहते हैं, इन इंडिया हैज़ ड्रॉप डाउन टू 2, lower than the replacement level 2.1, indicating transition towards recipient decline of population. However, the population in India will only peak between 2041 to 2050, as per economic surveys of 2018 to 2019. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई बर्थ रेट, सबसे पहले हाई बर्थ रेट होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका लोअर डेथ रेट, ठीक है। ये सब फैक्टर्स क्या हैं आपके पॉपुलेशन ग्रोथ के। सबसे पहले हाई बर्थ रेट, द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कर्व ब्रॉट अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया बिटवीन 1950 टू 1990। मैनी स्टेट लाइक बिहार स्टिल हैव टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 3, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने ये कहा है। इसको हम बना सकते हैं, इस ग्राफ को, ये ग्राफ है, ये इंडियन स्टेटस लिखेगा यहाँ के लिए, और ऊपर के लिए ये हम इसको बर्थ रेट और डेथ रेट का दिखाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये है आपका बिफोर 1950 और बिफोर 1950 यहाँ तक, उसके बाद 1950 से 1990 तक ये वाला, और प्रेजेंट स्टेटस ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ ऐसे चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे, फिर नीचे आ गया, ठीक है, फिर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। ये आपकी ये वाली लाइन क्या है आपकी, ये वाली आ गई बर्थ रेट की, और ये आ गई आपकी डेथ रेट की। पहले बर्थ रेट भी बराबर था और डेथ रेट भी बराबर था, लेकिन अब डेथ रेट कम हो गया और बर्थ रेट बढ़ गया। लोअर डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट हैज़ डिक्लाइन ड्यू टू द बेटर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, इम्यूनाइजेशन एंड सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। मोर्टेलिटी जो है वो डिक्लाइन हो गया, क्यों? क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़ मिली, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिली, इम्यूनाइजेशन मिल रहा है, सैनिटाइजेशन मिलती है और हाइजीन मिल रहा है, इसकी वजह से लोअर डेथ रेट हो गया। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो इंक्रीज़ हो गई 49 से 1975 तक, और उसके बाद 69.7 हो गई 2019 में। रीजन्स फॉर हायर बर्थ रेट, क्या रीज़न है? सबसे पहले सोशल इकोनॉमिक रीज़न, सोशल और इकोनॉमिक रीजन। सोशल इकोनॉमिक रीज़न में सबसे पहले क्या है आपका, ये है आपका low age at marriage, lower age at marriage, lack of education and adequate access to contraceptives, traditional beliefs like preferences for sons, lack of access to healthcare and family planning initiatives. नंबर सेकंड में क्या आता है, इकोनॉमी, poverty with makes more children acid, अच्छा। उसके बाद क्या है, predominance of agriculture which demands high labor, slower pace of urbanization, और थर्ड इज lower socio economic status of women. नंबर थर्ड इज माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या आता है, दिस इज द मोस्ट मेजर फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक इन इंडिया, एज इमिग्रेशन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल एटसेट्रा इज बैलेंस्ड बाई इमिग्रेशन टू वेस्टर्न एंड गल्फ कंट्रीज। नंबर फोर्थ इज गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेयर इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, नेशनल हेल्थ मिशन 2013, एड्रेसिंग रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन स्लो डाउन ऑफ पॉपुलेशन। Several state governments like UP and Assam have recently introduced
population control measures based on incentives and penalties. However, their need in light of already reduced TFR is questioned. Remedial measures. Investment on education and healthcare. Kerala model has advantage of the population control and leveraging the demographic dividend. Number 2 is women empowerment. Higher age at marriage 21 years as proposed by recent parliamentary bill coupled with the access to education and healthcare can bring about real change. Enhance in ठीक है enhance in change in parliamentary bill coupled with the access to education and healthcare can bring about the real change in approach of family planning. No corrective measures but higher focus on HDI indicators. Human Development Index indicator. Creation of employment opportunities with the focus of skill development to unlike out poverty, to wipe out poverty. Decentralized implementation of various family planning programs by local bodies. Conclusion हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे hence population control policy should be in lines with the Cairo consensus of 1994. Cairo consensus of 1994. Meanwhile focus should be on leveraging the current demographic dividend. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट भी दोनों. अब अगर इसमें कुछ और क्वेश्चंस बचते हैं तो वो भी हम कर लेंगे. जैसे डिस्क्राइब द फिलॉसफी एंड रेलेवेंस ऑफ पुरुषार्थ, इसको करेंगे थोड़ा सा हम. ठीक है, और उसके बाद